कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल इन योर होम। बेटा आप जैसा आप जानते हो, मैं विकास सर आप लोगों के लिए 12th बायो का जो सीरीज़ लेके आया था। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आप जानते हो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग प्रीवियस लेक्चर आप रिवीजन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप ज़रूर करिएगा। क्यों? रीज़न ये है कि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो आपको जेनेटिक्स जैसा आपका जो चैप्टर है, यू नो दैट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं या आपका जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, आप जानते हो। तो जैसा हम लोग बता रहे थे कि जेनेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, जेनेटिक्स के जो कीवर्ड थे, कीवर्ड पे हमने बातें कर रखी थी। कीवर्ड पे बात करने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे और कीवर्ड के बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज हम इंट्रो करते हैं चैप्टर का उनका जिन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत की, या कह लीजिए जिन्होंने इनहेरिटेंस का क्लियर कट आइडिया प्रपोज किया था। मतलब साफ है, आप समझ रहे होंगे हम लोग किस पे आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मेंडल। मेंडल ने यू नो दैट सबसे पहले पर्सन नहीं है जिन्होंने कि इनहेरिटेंस के विषय में बताया हो, बट ये वो पहले पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस का क्लियर कट आइडिया प्रपोज किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए थे और एक्सपेरिमेंटल प्लान क्या था, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएं तो आप देख रहे हो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। अब यहाँ पे रीडिस्कवरी की ज़रूरत क्या पड़ी है, तो अभी हम आप डिस्कस करते समय बात करेंगे कि जो मेंडल्स के लॉ आए थे, ये लॉ इनका पब्लिश हो गया था बेटा 1865 में, बट 1900 तक ये लॉ किसी को पता नहीं था। क्यों नहीं पता था, इसके रीजन पे हम लोग भी बात करने वाले हैं, एंड देन बताएंगे रीडिस्कवरी कैसे हुई। एंड मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, आज इस पे भी बात होगी। आखिर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, दूसरा प्लांट ले लेते, मैंगो का ले लेते, नीम का ले लेते, अदर हर्बेसियस प्लांट है टोमेटो का ले लेते, तो इन्होंने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया। ओके, तो एकदम सिंपल सी कहानी। आज हमारा टारगेट जो है, आज का सेशन है इंपॉर्टेंट सेशन है, हमें जेनेटिक्स के जो फाउंडर हैं उनके विषय में जानने का मौका मिलेगा आज, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कंडक्ट क्यों किया और क्यों उनका लॉ बहुत दिनों तक गुमनामी के दुनिया में खोया रहा। आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि उनके लॉ को लोगों ने वेटेज नहीं दिया या उनके लॉ को समझा नहीं। तो आज इन सब पे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यू नो दैट फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे। कब, आप डेट देख सकते हैं 1822 में इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया आप जानते हैं कंट्री है, यहाँ पे ब्रूनो सिटी का नाम है, जो नाउडेज बाद में इसका नाम बदल करके ज़ेकोस्लोवाकिया कर दिया गया था। ओके, ज़ेकोस्लोवाकिया का नाउडेज जो नाम अब कंट्री का है ये आप चेंज हो गया है, इसे आप चेक रिपब्लिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेक रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो चेक रिपब्लिक, अब आपके एग्जाम में यदि पूछता है कि करेंट सिटी इन विच मेंडल बॉर्न, तो आप क्लियरली बताएंगे चेक रिपब्लिक बता सकते हैं, या ज़ेकोस्लोवाकिया है तो स्लोवाकिया का टर्म आप बता सकते हैं। ओके, तो ये तो इनके बर्थ प्लेस की बात हो रही, जैसा हमने अभी भी कहा ये मिडिल क्लास की फैमिली से थे, सिंपल फैमिली से थे। तो इनका जो इनिशियल फेज का एजुकेशन था इन्हीं के शहर में हुआ था, और ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, उस समय आप जानते ग्रेजुएशन की बड़ी डिमांड होती थी। साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद ये एक कॉलेज में अपने यहाँ के ही टीचर हुए, और टीचर के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। चूँकि ये भाई पेशेस, चूँकि हमने कहा थोड़ा सा मिडिल क्लास के नीचे ही आप समझो, ये मंक बन गए थे। मंक का मतलब जैसे पुजारी होता है हम लोगों में, इस तरह से होते हैं। तो ये मंक बन गए, और मंक बनने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जहाँ पे रहते थे जिस चर्च में, वहीं पे कंडक्ट किया था। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो
पी प्लांट पे था, अभी हमने कहा था हम लोग डिस्कस करेंगे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, ये अभी बाद में हम लोग बताएंगे। बट पी प्लांट का जो इनका एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेके अलग अलग पी प्लांट को लेके क्रॉस कराया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने पी प्लांट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेकर के क्रॉस कराया और उनका ऑब्जर्वेशन देखा कि आखिर ये किस तरह से प्रॉपर्टीज अगली जनरेशन में जा रही है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो कितने ईयर कंडक्ट हुआ था, तो इन्होंने याद रखिएगा पी प्लांट पे जो अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 7 ईयर, कितने ईयर, 7 ईयर, 1856 टू 1863, 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसका इन्होंने कैलकुलेशन किया। अब एक शर्त देखना, यहाँ पे इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो कैलकुलेशन इनका एनालिटिक था और मैथमेटिकल लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड था। मतलब यहाँ पे इन्होंने मैथ के फार्मूलों का भी इस्तेमाल किया और एनालिटिक स्टडी की, एनालिटिक स्टडी की। तो यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक्स और एनालिटिक स्टडी करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आया वो इन्होंने पब्लिश किया। एक इनके फेलियर का रेट अनसक्सेस का ये भी एक रीज़न था। बायो जैसे सब्जेक्ट में मैथ को इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया था। तो मैथ का क्लियर कट इन्होंने यूज़ किया, लोगों को दिखाया और बायो में मैथ कैसे हो सकती है, तो थोड़ा सा लोगों को ये अलग लगा था। बट इन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन थे अपना फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को जब इन्हें क्लियर कट आइडिया हो गया कि नहीं ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रॉपर्टीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है या ले जाता है, उस ऑब्जर्वेशन को इन्होंने पब्लिश किया अपनी फाइंडिंग को। कब, 1865, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके यहाँ सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखे गए हैं, 1 बाय 1 सब आप नोट कर लेंगे कॉपी में बेटा। 1865 में इन्होंने लोकल मैगजीन में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनसर में एक साइंस पब्लिश होती थी या नेचुरल मैगजीन पब्लिश होती थी, उस मैगजीन में इन्होंने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश किया। और जो फाइंडिंग इन्होंने दिया आगे चल करके इन्हीं का लॉ जो है जेनेटिक्स के साइंस का बेस बना। हिज लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, सो मेंडल रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इनके जो लॉ दिए गए थे इनके द्वारा, वही लॉ आज के डेट में या कह लें हम उसी दौर में लेटर ऑन जेनेटिक्स के बेसिक लॉ बने थे। उसी के बाद और भी डिस्कवरियां हम पढ़े, तो इसलिए मेंडल को क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। बट इनका लॉ कब पब्लिश हुआ था, अभी हमने कहा बेटा 1865 में पब्लिश हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं टिल टू 1900 तक इसके जस्ट आपके आगे की कहानी मैं बता रहा हूं, मेंडल्स डिस्कवरी अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई, इसे कोई पहचान नहीं पाया इनकी वैल्यू को, या इनके साइंटिस्ट के जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया था, जो लॉ इन्होंने प्रपोज किया, उसको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या उसे उतना वेटेज नहीं दिया गया। रीज़न क्या था, पहला रीज़न कि मेंडल ने अपने लॉ में जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो क्या था, मैथ और एनालिटिक एनालिसिस, जो बायो में यूज़ नहीं होता था उस समय, पहला। दूसरा, जो इन्होंने पब्लिश किया जिस मैगजीन में, ये लोकल मैगजीन थी, तो लोकल लेवल पे ही लोगों को पता चली। अब लोकल में कितने साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत कम, हो सकता है इनके सिवा इस एरिया में कोई साइंटिस्ट उस लेवल का न रहा हो। तो लोकल मैगजीन में पब्लिश हुआ, इस वजह से लोगों को ये पता नहीं चल पाया। यू नो दैट प्रीवियस ईयर की जब ये बात हो रही है 1865 की, उस समय मीडिया कितना एक्टिवेटेड था। आज के डेट में तो अमेरिका में भी कोई इवेंट होता है 2 मिनट में आपको पता चल जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप चलाइए आपको न्यूज़ आ जाती है। तब ऐसा दौर नहीं था, फ़ोन ही नहीं था लोगों के पास, तो ये न्यूज़ इतना तेज़ नहीं स्प्रेड होते थे। तो ये लोकल की वजह से और स्प्रेड न होने की वजह से और मैथ का यूज इस्तेमाल करने की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनका जो लॉ था वो अनरिकग्नाइज रह गया। और मेंडल आप देखिए 1884 में इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ होने के बाद ये रीडिस्कवर कब हुआ, 1900 में। कब डिस्कवर हुआ बेटा, मेंडल लॉ। अब हम रीडिस्कवरी की बात कर रहे हैं। मेंडल लॉ की रीडिस्कवरी जो होती है
वो आप देखिए ध्यान से 1900 में रीडिस्कवर होता है, रीडिस्कवर्ड बाय फॉलोइंग 3 बायोलॉजिस्ट। आपके 3 बायोलॉजिस्ट का यहाँ नाम दिया गया है। पहले नंबर पे ह्यूगो डिब्रीज हैं, कार्ल कोरेंस हैं, वॉन सेरमैक हैं। ये तीनों साइंटिस्ट हम आपको बताएं इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, इनहेरिटेंस के पे वर्कआउट कर रहे थे। ओके, अब बात ये कि ये अब देखो कब हो रहा है एक्सपेरिमेंट, 1900 में। कौन कर रहा है? ह्यूगो डिब्रीज है ये, ह्यूगो डिब्रीज हॉलैंड के हैं, ये कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं, वॉन सेरमैक ऑस्ट्रिया के। अब ध्यान देखो एक इसमें ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट भी शामिल हैं, बट ये इंडिपेंडेंट अपने अपने कंट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन तीनों लोगों ने जब अपना लॉ प्रपोज किया इनहेरिटेंस का, इनका जो आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस आया, तो आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इनका जो है एकदम सिंपल, वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ही था। बट ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, सेम लॉ सेम फार्मलाइजेशन कैसे दे सकते हैं? एक ही टाइम में एक जैसा आइडिया 3 अलग अलग कंट्रियों के साइंटिस्ट के मन में कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये शो करता था कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेंडल लॉ को स्टडी किया है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं और ऑब्जर्वेशन प्रपोज किया है। ओके, यहाँ पे क्या बातें आपको समझाई गई? एकदम क्लियर कट बता रहे हैं बेटा, इन्होंने मेंडल के लॉ की स्टडी कर रखी थी। तो लेटर ऑन जब ये पता चल गया कि नहीं इनका ये प्योर लॉ नहीं, ये पहले से दिया गया लॉ है, ये हमारे वॉन सेरमैक चूंकि उन्हीं की कंट्री के थे, इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये प्रीवियसली लॉ दिया गया है। तो इन तीनों लोगों ने इन द ऑनर ऑफ मेंडल जो रीडिस्कवर्ड लॉ थे और मेंडल के लॉ को फार्मलाइज करके और उन लॉज को मेंडलिज्म का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? मेंडलिज्म, मेंडल्स के लॉ, लॉ ऑफ मेंडल्स। तो अब यहां से बात आती है कि मेंडल्स का लॉ अब रीडिस्कवर हो रहा है। ओके, देन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद आपको पढ़ना है। क्योंकि रीज़न ये बेटा कि क्लियर है कि मेंडल का लॉ तो दिया पहले गया, बट ये अनरिकग्नाइज रह गया, फिर डिस्कवर किसने किया, ये सब जानने के बाद हम लॉ पे आएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी अब तक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। अब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रो फाइनलाइज हो गया। मेंडल ने अपने लॉ के लिए पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया? ओके, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट प्लांट के नाम से फेमस है। क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइजम सताइवम है। आप देखिए सामने आपको दिख भी रहा होगा। नॉर्मली आप जानते हो मटर का प्लांट, सिंपल जो हम पी प्लांट को यूज़ करते हैं वो खाते हैं। तो इनमें आप देखिए ध्यान से, ये पी प्लांट का सिलेक्शन करने के पीछे इनके कुछ रीज़न थे। पहला, पी प्लांट हमारा एनुअल होता है। पहला रीज़न, पी प्लांट हमारा एनुअल होता है। 3 to 4 मंथ, 4 to 5 मंथ में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और हमें अगले जनरेशन का ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा जल्दी। दूसरा, सेकेंड नंबर पे जो पी प्लांट होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड से एक खास बात ये है, इनमें कंटामिनेशन के चांस कम होंगे और ये इजीली आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन कराए जा सकते हैं। क्योंकि छोटे प्लांट हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। तो ये दोनों रीजन से इंपॉर्टेंट प्लांट हो गया। एक तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, क्रॉसिंग नहीं होगी, फालतू के पॉलिनेशंस नहीं आएंगे और इजीली यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये कंटामिनेशन से बचेगा भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से कराया जा सकता है। तो दोनों फायदे, इसलिए हमने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था मेंडल ने यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, जो पी प्लांट होते हैं बेटा, ये 1 जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सीड या मेनी नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स इन
वन जनरेशन, ये एक जनरेशन में ढेर सारी सीड प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या एक दो सीड खराब भी हुआ तो हमें ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे एक फ़ायदा ये है ढेर सारे सीड का हमारे पास। नेक्स्ट, मेंडल ने यहाँ पे 14 ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब हम प्रीवियस क्लास में प्योर लाइन आपको पढ़ा चुके हैं। आपने नहीं लेक्चर देखा तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, वहाँ पे प्योर लाइन की बात की गई थी। मेंडल ने जो 14 ब्रीडिंग प्लांट लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने लिया था, क्योंकि पी में ढेर सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर वाले। वायलेट है तो वाइट है, टॉल है तो आपका ड्वार्फ है, राउंड है तो रिंकल्ड है, येलो है तो ग्रीन है। तो ऐसे कई कैरेक्टर इन्होंने लिया था। कई कैरेक्टर का मतलब कितना लिया था? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो कितने पेयर कैरेक्टर होंगे? 7 पेयर कैरेक्टर को इन्होंने लिया था। वो 7 पेयर कैरेक्टर्स कौन से हैं इस पे भी हम बात करेंगे एट वंस। आप ध्यान दें, यहाँ पे देखें पी प्लांट के जो 7 इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, जिस पे इन्होंने अपना वर्कआउट किया था, वो आपके सामने है। अब उसमें इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था। ध्यान दीजिएगा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो आप देखेंगे जो डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स आपके हैं यहाँ पे, तो डोमिनेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी पी में 7 में? पहले फ्लावर का कलर आप देखिए, फ्लावर का कलर जो है वो कैसा दिख रहा है आपको? पर्पल या वायलेट इन्होंने लिया था। इसके अगेन जो रेसेसिव ट्रेट है वाइट, तो यहाँ पे इन्होंने जो इनका एलील इस्तेमाल किया, तो आप कैपिटल डब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया था। वायलेट के लिए पर्पल है तो आप पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कैपिटल। और वाइट लिए इसी का इस्तेमाल यहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल पी। ओके। प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट में पहली प्रॉपर्टी क्या? कैपिटल टी मतलब टॉल के लिए इस्तेमाल किया गया। और स्मॉल टी कहाँ इस्तेमाल किया गया? शॉर्ट प्लांट के लिए। तो ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड नंबर पे सीड का कलर, सीड का कलर जो था यहाँ पे देखिए येलो, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई जो है ग्रीन के लिए इस्तेमाल किया गया। सीड का शेप राउंड किसके लिए? स्फेरिकल शेप है, क्लियर दिखता राउंड। और रिंकल मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ पिचका हुआ है। तो पॉट कलर में ग्रीन और येलो। तो पॉट कलर देखिए यहाँ से जस्ट उल्टा, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ध्यान देना है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, लेकिन पॉट जो फली होती है पी की उसका ग्रीन कलर डोमिनेंट है, येलो जो है रेसेसिव है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे पॉट का शेप, इन्फ्लेटेड फुल ये जो आपका डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड ये जो है आपका रेसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल जो है आपका क्या है? रेसेसिव। तो एक्सियल टर्मिनल में क्या फ्लावर देखोगे, जो फ्लावर टॉप पे है जो साइड में है, तो साइड वाले डोमिनेंट है, ये आपका क्या है? एक्सियल है, और ये आपका टर्मिनल है। तो ये जो मोस्टली साइड फ्लावर होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा अराइज होते हैं, तो वो आपके क्या है? एक्सियल फ्लावर्स हैं। टर्मिनल फ्लावर बहुत ही कम यहाँ पर रेसेसिव फॉर्मेट में आपको दिखते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए एलील बनाना हो तो आप इन्हीं के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में रेसेसिव लेटर्स का। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एलील हम लोग अभी लॉ पे जब बात करेंगे तो वहाँ पे एलील हम लोगों को मिलेगा, तो इन्हीं के हम कैपिटल लेटर्स को इनका एलील मान लेंगे और स्मॉल लेटर को रेसेसिव एलील मान लेंगे। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थे, अबाउट मेंडल था। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको 1 बाय 1 क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। और प्रीवियस लेक्चर के साथ आप कनेक्ट करके देखिएगा तो आपकी टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको बेसिक पॉइंट भी पता चल सके। ओके, कमिंग लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट मेंडल का लॉ लेके आने वाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। ओके, कंटिन्यूटी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप इस नंबर पे या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।